और आप लोग जैसा जानते हैं फाइलिंग ऑफ रिटर्न हम लोग एक मिनट। फाइलिंग ऑफ रिटर्न हम लोग पिछले बार भी पढ़े थे। तो उसमें हम लोग पढ़े थे सेक्शन 139(1). 139(1) ये बताता है कि आपको रिटर्न फाइलिंग करनी है, और उसके बाद उसमें डिफरेंट टाइप्स के इंडिविजुअल थे, फर्म थे, क्या मतलब जो ट्रस्ट है, सब अलग अलग सेक्शंस उसमें दिया गया था। आज और ड्यू डेट भी हम लोग अभी पढ़ेंगे कि फाइलिंग का ड्यू डेट क्या है। 31 अक्टूबर है, 31 जुलाई है, बट डिफरेंट डिफरेंट इसके लिए अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट एसएससी के लिए अलग अलग है। और इसके बाद मैं सोचा हूं कि आज थोड़ा सा ये सोच रहे थे कि ये भी करने के लिए क्या बोला जाता है कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना मैं जो शेयर कर रहा हूं स्क्रीन? आर यू एबल टू सी? सर अभी नहीं आ रहा है इसमें। दिखाई दे रहा है? ओके ओके, ठीक है। तो मैं ये थोड़ा सा पढ़ाने के बाद अगर समय बचेगा तो मैं बताऊंगा कि हाउ टू हैंडल टैक्सेशन इन सीएमए इंटर एग्जाम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम आप लोगों का करीब आ ही गया है। तो मैं बता दे रहा हूं एग्जाम के बारे में कि कुछ कुछ देखिए अभी बहुत ही अच्छा समय ये मानना चाहिए कि ये दिस टर्म इज द माय लास्ट टर्म एंड द बेस्ट टर्म। इस हिसाब से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि ये अपना एकेडमिक जैसा नहीं है। इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द एकेडमिक, बिकॉज एकेडमिक में होता है वी हैव द सेलेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑन द सेलेक्टेड क्वेश्चंस वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग। यहाँ पे आप लोग को पूरा पूरा चीज प्रिपेयर करना पड़ता है, मतलब कुछ सेक्शंस छोड़ सकते हैं बट वी हैव टू प्रिपेयर थॉरली। अगर 600 पेजेस है तो आपको 500 प्लस पेज पढ़ के जाना ही पड़ेगा। तो ये आप लोग देखते होंगे कि एग्जाम के दिन जो होता है थोड़ी सी समस्या आती है, सेक्शंस कहां से कहां चले जाते हैं, ऑन और बिफोर होगा कि इक्वल्स टू होगा कि एक्सिड्स होगा कि बिलो होगा, ये सब सारी प्रॉब्लम होती रहती है। तो इस बार नहीं तो नेक्स्ट बार मैं सोच रहा हूं कि इसका एग्जाम के दिन सपोज ऐसा नोट्स बनाया जाए कि सिर्फ एक दिन में रिवीजन हो सके। वैसा अगर कोई नोट्स बना रहा है तो बहुत बढ़िया है। उसमें सिर्फ प्रोविजंस रहेंगे, सैलरी के प्रोविजंस अलग, हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजंस अलग, कैपिटल गेन के प्रोविजंस अलग, प्रॉफिट और बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का सेक्शंस अलग रहेंगे। इससे क्या होता है कि हमको थ्योरी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये हो गया आपका रिवीजन करने का, कैसे रिवीजन किया जाए। क्योंकि जानते हैं मैं 2007 में पास आउट हुआ हूं, 2006 दिसंबर में मेरा एंटर था, उसके बाद मैं 2007 दिसंबर में फाइनल दिया। तो उस समय एक दिन में 2 एग्जाम होते थे, और उसके बाद सेकेंड डे में गैप नहीं रहता था, कंटिन्यूअसली 4 days इंटू 2, 4 दिन में 8 पेपर। जैसे 10 से 1 हुआ, 2 से 5, ऐसा 2 था। फिर सेकेंड डे आल्सो सेम, थर्ड डे आल्सो सेम, फोर्थ डे आल्सो सेम, आफ्टर दैट फिनिश। तो आप ये समझिए कि कम से कम अभी बेनिफिट्स तो हम लोग को मिले हैं। इससे हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हमको बेनिफिट्स नहीं मिला है। अभी पर डे एक एग्जाम होता है, पहला बेनिफिट्स। दूसरा बेनिफिट्स कि हर एग्जाम के बीच में गैप रहता है। आर यू एग्री विथ माय पॉइंट? या तो अभी हम यही समझेंगे कि दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, आई हैव टू क्रैक द एग्जाम, आई हैव टू क्रैक द एग्जाम। क्योंकि मैं प्रॉब्लम कहां आती है कि लोगों को तो याद रहता है, अब हम लोग 6 महीना 7 महीना से पढ़ाई कर रहे हैं, एक पेपर के लिए बहुत सारे घंटे भी हम लोगों ने दिया होगा, उसके ऊपर याद भी होता है, हम लोग बराबर बातचीत भी करते रहते हैं। लेकिन एग्जाम्स के दिन क्या होता है कि रिवीजन करने का समय नहीं मिलता है। और हिंदी में कहावत है कि रिवीजन इज द बेस्ट थिंग्स, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात सिर पर पड़े निशान। तो इसका कहानी इसका दोहे का तात्पर्य यही है कि हमेशा रिवाइज करने से क्या होता है, दिमाग में रहता है और वो हम लोग भली भांति उसको एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। बट अगर एग्जाम के पहले अगर रिवाइज न किया जाए तो बहुत बच्चे हैं, इंक्लूडिंग मी आल्सो, हम लोग भूल जाते हैं। अगर एग्जाम के दिन साल भर पढ़ा है और एग्जाम के एक दिन अगर रिवाइज नहीं किया
तो प्रॉब्लम है, दिक्कत है। वहीं आप कॉस्टिंग का उठा लीजिए, कॉस्टिंग सब्जेक्ट है, उसमें कितने ढेरों सारे फार्मूलाज हैं। बच्चों के फोन्स आते हैं मेरे पास, पूछते हैं कि सर कैसे, हाउ टू मैनेज, हाउ टू लर्न द फार्मूला। अभी तो हो जा रहा है, लेकिन एग्जाम के पहले बहुत दिक्कत आती है, एग्जाम के दिन भूल जाता हूं। अब जैसे मान लीजिए मटेरियल है, मटेरियल का फार्मूला है, लेबर है, लेबर में तो ठीक है फार्मूलाज नहीं है, ओवरहेड फार्मूलाज नहीं है, स्टैंडर्ड कास्टिंग आ रही है, भरमार है फार्मूलाज के। अगर आप उसमें ट्रिक नहीं लगाएंगे तो भूलना अवश्य निश्चिंत है। ट्रिक लगाइए, उसको दिमाग से देखिए कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, उसके बाद नोट्स एक बनाइए, स्मॉल नोट, और उसको पॉकेट में रखिए, हमेशा उसको रखिए फार्मूला नोट, हमेशा आपके पास रहेगा, जब भी देख लीजिए। मार्जिनल कॉस्टिंग में देखिए भरमार फार्मूला का भरमाल है। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे हमेशा पढ़ना पड़ेगा। सर टैक्सेशन है वन ऑफ द सब्जेक्ट्स यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ईच एंड एवरी डे। हम लोग को बचपन में सिखाया जाता था कि मैथमेटिक्स भैया, गणित जो है वो अच्छे से पढ़ाई करो। गणित क्या है, कामधेनु गाय है, इसको रोज हम, जैसे कामधेनु गाय को क्या रोज खिलाते हैं तो वो दूध देती है, उसी प्रकार अगर हम गणित को रोज लगाएंगे, मतलब इफ आई विल सॉल्व द मैथमेटिक्स ईच एंड एवरी डे, एक सम्स कर लिए, दो सम्स कर लिए, 5 सम्स कर लिए, उसकी कोई मतलब नहीं है, लेकिन आधा एक घंटा अगर रोज कर रहा है, तब क्या होगा, एग्जाम में आपको याद रहेगा और आप लिख के आइएगा। कामधेनु गाय की तरह रोज खिलाइए और दूध लीजिए। उसी तरह यहां पे हमारे सीएमए में भी टैक्सेशन जो है, इट्स लाइक अ कामधेनु गाय। अगर आप टैक्सेशन को अगर अगर आप देख लीजिए, खुद आप एनालिसिस कीजिएगा, अगर सपोज आप एक सप्ताह के लिए 10 दिन के लिए अगर टैक्सेशन खो देते हैं तो प्रोविजन पूरा गायब। और यहां पूरा प्रोविजन का खेल है। टैक्सेशन में तो इतना बढ़िया चीज है कि भैया दिमाग बहुत कम लगाना है, दिमाग तो लगाना नो डाउट, क्योंकि हम टैक्सेशन के टीचर है तो हम ये नहीं बोल सकते कि दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग तो अप्लाई करना ही है। बट यहाँ पे क्या है, बहुत सारे प्रोविजन है, बहुत सारी बारीकियां हैं जो आपको हमेशा कंठस्थ तो हम नहीं बोल सकते, बट यू हैव टू डू प्रैक्टिस। अब देखिए, जैसे मैं बता रहा हूं, यहां पर देखिए, अब देखिए जी, ये टीआरपी जो है, टीआरपी अभी हमको टीआरपी पढ़ाना था, यहां तक हम पढ़ा लिए थे। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स, टीआरपी 139B। ये जी कब इंट्रोड्यूस हुआ है? ये हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ है। जब देखा गया कि भैया सीएम में आधा कर लिए हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं, सीएस आधा कर लिए हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आधा कर लिए, पूरा नहीं कर पा रहे हैं, चाहे कुछ लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं, तो मतलब ऐसा ये देखा जाता है कि जो आधा कर लिए हैं तो उसका क्या होगा, उसको कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन दिया जाए, क्योंकि क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट अभी कम है मार्केट में। तो ये है कि अब जो आधा कर लिए उनको क्या किया जाए, और काम भी धीरे धीरे, इट्स वर्क इज इंक्रीजिंग। टैक्सेशन वर्क हो या किसी भी क्षेत्र में, वर्क हमेशा इंक्रीज करता ही रहता है। तब क्या किया गया कि भैया इन लोग को टीआरपी बना दिया जाए, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स। इसमें बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट इश्यू होता है कि यू आर द टीआरपी। तो ये पहले नहीं था, 1961 में जब टैक्स चला तब नहीं था, ये बीच में आया। ठीक है, तो यही बोला था कि एक ऐसा सब्जेक्ट है तो ईच एंड एवरी ईयर चेंज होता है। हम ये नहीं बोलते पूरा चेंज होता है, प्रिंसिपली नो चेंज, बट ईच एंड एवरी ईयर 1, 2, 5, 10, 20 सेक्शंस आएंगे ही, एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ेंगे ही। अब जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कैपिटल गेन, उसमें एक इंडेक्सेशन का है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर हम लोग इंडेक्सेशन लगाते हैं। हर साल नया इंडेक्सेशन आपको याद तो करना पड़ेगा कि इस साल कौन सा है, नहीं तो एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में देते हैं कि एक लैंड जो था परचेज किया था 10 साल पहले, अभी बेच रहे हैं, तो अगर अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया या किसी और दूसरा ही चीज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, उसमें आपको इंडेक्सेशन, यू हैव टू अप्लाई द इंडेक्सेशन, अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा, आपको लॉस होगा। इंडेक्सेशन हम इसलिए लगाते हैं कि कॉस्ट जो था, जैसे मान लीजिए यू हैव परचेज्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स इन 2 लाख, 2 लाख रुपए में आपने खरीदा,
और सेल किया उसको 5 लाख में। अगर हम इसको नॉर्मली देखा जाए 5 - 2 = 3, नो डाउट। बट अगर आप इंडेक्सेशन, तो 5 - 2 = 3 के ऊपर आप टैक्स दीजिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट बोल रही है, ये अपना इनकम टैक्स एक्ट बोल रहा है कि यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, देन व्हाई यू आर नॉट टेकिंग? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्सेशन, इसका कॉस्ट ऑफ परचेज, उसका हम लोग इंडेक्सेशन कर सकते हैं। तो इंडेक्सेशन करने में क्या होगा, जो 2 लाख का प्रॉपर्टी था, 2 लाख की जो जिसकी कीमत थी, इंडेक्सेशन करने के बाद कैसे करेंगे हम लोग, इनटू मल्टीप्लाइड बाय दिस इंडेक्सेशन, दिस फाइनेंशियल ईयर जहां से हम लोग बेच रहे हैं, और डिवाइडेड बाय द इंडेक्सेशन ऑफ द परचेजिंग ईयर। तो वैसा करने से क्या होता है, जो 2 लाख का कॉस्ट है वो जो जाके थोड़ा ना थोड़ा बढ़ेगा। सपोज हम लोग लेट्स टेकिंग अजम्पशन कि 2 से 2.25 लग गया। अब देखिए आराम से 5 लाख में बेचे, 2.25 में आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेजिंग इंडेक्स कॉस्ट आ गया। तो अब कितना बच गया, अब ये तो 3 तो नहीं बचेगा, 2.75 बचेगा। यू हैव टू पे टैक्स ऑन द 2.75 लाख इंस्टेड ऑफ 3 लाख। अगर इंडेक्सेशन नहीं करते तो क्या होता, आपको रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ता, और इंडेक्सेशन कर लिए तो आपको 2,75,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडेक्सेशन। अब इंडेक्सेशन हर साल डिसाइड होता है, कुछ उसका कैलकुलेशंस है, और उसको इंडेक्सेशन डिसाइड करके अगले साल किया था। अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे, आप देखेंगे नहीं, देन यू विल फॉरगेट, देन यू विल नॉट रिमेंबर, अदरवाइज यू कैन नॉट नो दैट व्हाट इज द करंट ईयर इंडेक्सेशन। उसी तरह आपको मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है, हमेशा बढ़ता घटता रहता है। जो भी चीजें हो, थोड़ी सी चीजें हो, चेंज होती हैं। पहले फ्लैट रहता 10%, 20, 30, फिर आया 5%, सीधे 20%। सो लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर। तो आपको टैक्सेशन को देखना ही पड़ेगा हमेशा। तो आज मैं थोड़ा सा कम पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं ये बता दे रहा हूं कि टैक्सेशन का पेपर, हाउ यू विल हैंडल द टैक्सेशन पेपर। जैसे अभी मेरे पास एक पेपर था, उसमें आप लोग देखिएगा, उसमें पेपर में क्या है, देखिए स्मॉल क्वेश्चन भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसमें देखिए इसमें ऑप्शन रहते हैं कि ये नहीं कि ऑल इज नॉट मैंडेटरी। क्वेश्चन नंबर 1 इज मैंडेटरी है, उसके बाद अपना 2 एक्स्ट्रा मिलता है क्वेश्चन। पहले तो ये देखना है कि जिस क्वेश्चन में आपको प्रोविजन ज्यादा आते हैं, अगर सैलरी में लीव इनकैशमेंट का क्वेश्चन है, अगर सैलरी में परक्विजिट्स का क्वेश्चन है, अगर सैलरी में आपका एचआरए का क्वेश्चन है, हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 13 जो हो जाता है, अगर ये सब क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको पता है कि यू हैव द नॉलेज, यू हैव द प्रोविजन, यू नो, अगर प्रोविजन आते हैं तो वो क्वेश्चन आप कर दीजिए। ये मत सोचिए कि इसका लास्ट में मतलब ये हम आंसर तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, वो इररिलेवेंट है। ठीक है, आपको मार्क्स मिलेंगे। आई एम नॉट टेलिंग दैट यू विल गेट फुल मार्क्स, बट यू विल गेट sufficient marks, you will get if you will jot down the correct provision. और जहां आपको सेक्शंस आते हैं, नो डाउट यू हैव टू कोट द सेक्शन, आप कोट कीजिए सेक्शन। लेकिन जहां पे नहीं आता है तो वहां पे तुक्का भिड़ा के सेक्शन को कोट नहीं करना है। सेक्शन को कोट करना अगर आपको कॉन्फिडेंट है तो, लेकिन अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो सेक्शन, डोंट कोट सेक्शन, क्योंकि देखिए अगर गलत हो जाएगा तो उसका इंप्रेशन उसके ऊपर गलत पड़ जाता है। अब जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे यहां पे बिलेटेड रिटर्न, जैसे ये तो टीआरपी हो गया जी। हाँ, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं एक एक सेक्शन के हिसाब से कि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए यहां पे अब टाइम लिमिट 139(1) एक्सप्लेनेशन 2 में दे दिया गया है, टाइम लिमिट क्या है। ठीक है, तो इसका टाइम लिमिट क्या है जी, 31 जुलाई। सबसे पहला याद करने का 31 जुलाई इसका इनकम टैक्स रिटर्न भरने का लास्ट डेट है, टाइम लिमिट। किस इन एनी अदर केस, तो एनी अदर केस कैसे पता चलेगा, अगर हम ऊपर का पढ़ाएंगे तो नीचे का हमको पता चला कि एनी अदर केस क्या है। लेकिन एनी अदर केस में नॉर्मली इंडिविजुअल्स आते हैं कि नहीं जी। तो यहां पे 139(1) बता दिया गया एक्सप्लेनेशन 2। अब यहां पे देखिए फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम 234F। यहां पे 1,000 और 5,000 है। ठीक है,
अगर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, मतलब मैक्सिमम एग्जामिशन लिमिट के अंदर है तो 1000 रुपीज लगेगा, हाँ, और मैक्सिमम एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको 5000 रुपीज लगेगा। ठीक है, यहां पे देखिए जी, व्हेन ए रिटर्न ऑफ लॉस शुड बी फाइल्ड, रिटर्न ऑफ लॉस कब फाइल किया जाता है? पहले क्या था जी, अभी भी है कि अगर लॉस रिटर्न है तो गवर्नमेंट को उससे क्या मिलने वाला है? टैक्स तो मिलेगा नहीं, लॉस ही है तो लॉस क्या मिलेगा लॉस में? तो आप क्या है, नॉट कंपल्सरी था पहले। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, इज नॉट कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ लॉस, जरूरत नहीं है। हाउएवर following losses cannot be carried forward if the return of loss is not submitted within the time limit 139(1). अब देखिए सर, अभी आप लोग को बोला जाएगा 139(3) के बारे में आप लिखिए, ऐसा ही बोलेगा, मतलब उसमें कुछ घुमाने का नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेगा उसमें, मतलब ऐसा भी नहीं रहेगा कि डिफाइन 139(3), बट यू कैन अंडरस्टैंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लॉस रिटर्न के बारे में बोल रहा है, आप अगर 139(3) अगर आपको याद है लिखिए भैया, मैं मना नहीं करूंगा कि नहीं लिखिए, क्योंकि कोई कोई टीचर है जो सेक्शन के ऊपर भी उनका इंप्रेशन एक अच्छा पड़ता है। 139(3) कोट कर दिया मींस लॉस रिटर्न, नॉन अदर देन लॉस रिटर्न। लेकिन अगर मान लीजिए 139(4) लिख दिए आप, 139(3) के जगह 139(4) आपने लिख दिया, तब क्या हो गया, आप अंदर जितना भी लिखिएगा वो टीचर नहीं पढ़ेगा, वो कट कर देगा, क्योंकि 139(4) क्या बोल रहा है, बिलेटेड रिटर्न। देखिए नेक्स्ट पेज में यहां पे है, आपको हमारी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, बिलेटेड रिटर्न। तो वही मैं बोल रहा हूं कि जहां सेक्शन याद है लिखिए कॉन्फिडेंस के साथ, एंड इफ एनी डिलेमा इज देयर, अगर लग रहा है कि नहीं मे बी इट विल बी ए रॉन्ग, मे बी इट विल बी ए राइट, देन डोंट मेंशन द सेक्शन। उसी तरह केस स्टडीज में भी है, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है केस स्टडी के ऊपर, तो आपको अब केस स्टडी देखिए आएगा, मान लीजिए कि देयर इज वन कंपनी XYZ लिमिटेड एंड ही इज टेकिंग डेप्रिसिएशन, he is taking depreciation on assets also and he is taking depreciation on inventory also। देखिए इन्वेंट्री के ऊपर तो डेप्रिसिएशन नहीं होता है, मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन बता दे रहा है, तो आपको कॉमन सेंस में जानते हैं कि हाँ एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता है, इन्वेंट्री के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, कि नहीं? क्योंकि क्या है, एसेट्स और इन्वेंट्री क्या है, दोनों में पैसा जाता है, लेकिन देखने का नजरिया और बिजनेस ऑपरेशंस के बेस पे ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि दिस गुड इज एसेट्स फॉर द कंपनी और दिस गुड इज द इन्वेंट्री फॉर द कंपनी। अब दोनों में उन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, इसके ऊपर मान लीजिए एक अच्छा केस स्टडीज भी है, आपने उस केस स्टडीज को लिखा, तो केस स्टडीज को लिखा तो केस नेम को भी लिखना पड़ता है, कौन सा केस है, XYZ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया समथिंग ऐसा केस। तो अगर आप मेंशन करते हैं बहुत बढ़िया, इट इज अ गुड साइन ऑन द एग्जामिनर। हाँ, एग्जामिनर श्योरली ही विल इम्प्रेस बिकॉज यू आर राइटिंग द केस नेम, केस स्टडी का जो नाम है पूरा वर्सेस करके आप लिख रहे हैं तो। लेकिन अगर गलत लिख दे रहे हैं और वैसा केस डेप्रिसिएशन के ऊपर हुआ ही नहीं है, तब क्या हो जाएगा, इट विल बी अ बैड इफेक्ट। तो दोनों में हमको संभाल के लिखना है। ये चीज, ये जो बता रहा है सेक्शन और केस स्टडी, ये तो आपके लॉ में भी काम आएगा, आपके टैक्स में तो काम आता ही है, और बिजनेस लॉ में, कॉर्पोरेट लॉ जो होता है या इकोनॉमिक लॉज है, तभी में ये काम आएगा कि अगर याद रहे तभी लिखना है। तो 139(3) में अब उसके साथ में थोड़ा सा टैक्स भी पढ़ा दे रहा हूं। 139(3) में क्या बोल रहा है, कंपल्सरी नहीं है लॉस रिटर्न भरना, बट अगर आप नहीं भरेंगे तो अगर आपका जो लॉस है ना वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ कैपिटल गेन और बिजनेस लॉस, ऐसा हम लोग पढ़े थे। तो वो जो अगर लॉस हो गया है, लॉस को हम लोग कैरी फॉरवर्ड क्यों करते हैं कि अगले साल मेरा इनकम अगर अच्छा आ गया तो ये लॉस क्या होगा, सेटअप हो जाएगा और मुझे कम टैक्स देना पड़ेगा। ये पूरी कहानी ये होती है कि क्यों हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं।
अगर मान लीजिए इस बार हाउस प्रॉपर्टी के में मेरा लॉस हो गया है 95,000 का, अगले साल मेरा प्रॉफिट हुआ 7 लाख का, उसमें 7 लाख के ऊपर टैक्स दीजिए, ठीक है, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन और स्टैंडर्ड से नहीं, उसमें से डिडक्शन सारा होगा उसके बाद, लेकिन हम मानते हैं सारा चीज करने के बाद 7 लाख आया इनकम आपका, आपको 7 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका ये कैरी फॉरवर्ड लॉस 95,000, आप एलिजिबल रहते कि हाँ 7 लाख माइनस 95,000 घटा सकते हैं, तो आपको कितने में टैक्स देना पड़ता? 6,05,000 के ऊपर। कितना बड़ा डिफरेंसेस है, मतलब 95,000 का आपका इनकम कम हो गया, तो ये बेनिफिट भी है। पहले तो हम लोग को जानना पड़ेगा कैरी फॉरवर्ड क्या है, व्हाई द कैरी फॉरवर्ड इज केम इनटू द पिक्चर, तब उसका आप इंपॉर्टेंस समझिएगा, एंड देन यू विल डू द नीडफुल टू कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस। तो जिसका जो जानकार है वो हमेशा भरेगा ही रिटर्न, लॉस हो चाहे प्रॉफिट, भैया भरो, प्रॉफिट रहेगा नो प्रॉब्लम, लॉस रहेगा तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। बिलेटेड रिटर्न देखिए क्या है, बिलेटेड रिटर्न का मतलब होता है कि अगर 139(1) के तहत जो टाइम लिमिट दिया गया है अगर उसके अंदर नहीं भरते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आप उस डेट के बाद भरते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे क्या था, 31 जुलाई 2000, माने 2023 है, 31 जुलाई 2023 को आपको इंडिविजुअल का लास्ट डेट था। कंपनी के केस में जिसकी ऑडिट होती है 31 अक्टूबर होता है, अगर नहीं भर पाया तो उसको, वो तो बाद में भरेगा ही, तो उसको बिलेटेड रिटर्न बोला जाता है। इफ एन एसएससी fails to file return within the time limit allowed under section 139(1) or within the time limit under a notice issued under 142(1), he file a belated return। अभी नोटिस हम लोग 142(1) पढ़ेंगे, तो यहां ये बोल रहा है कि अगर 139(1) के तहत जो डेट मेंशन्ड है उसमें मेंशन क्या है जी, 31 जुलाई मेंशन है, 31 अक्टूबर मेंशन है, अगर आप उसमें नहीं कर पा रहे हैं, या अगर नोटिस आपको इशू हो गई है 142(1) की, 142(1) की, और जो उसमें जो टाइम लिमिट दिया हुआ है उसमें नहीं कर पा रहे हैं, देन आपको बिलेटेड रिटर्न बोला जाएगा। आपको नहीं, मतलब आप जब फाइल कीजिएगा आप रिटर्न, तो उस रिटर्न को बिलेटेड रिटर्न होगा, क्योंकि जब आप इनकम टैक्स पोर्टल में जाइएगा देन यू हैव टू चूज वन ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन। आप जो रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं, यू आर फाइलिंग द रिटर्न, वो किस सेक्शन में कर रहे हैं आप, ये आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, अंडर विच सेक्शन यू आर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा रिटर्न ऑफ इनकम। तो रिटर्न ऑफ इनकम ये मेंशन करना पड़ेगा, 139(1) है, अगर बिलेटेड हो गया 139(4) करना पड़ेगा, क्योंकि उसी हिसाब से सारी चीजें ड्राफ्ट होती है, पेनाल्टी हो गया या और सब चीजें हो गई। तो यहाँ पे एसएससी में फाइल सच रिटर्न ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। रेलिवेंट असेसमेंट ईयर किसको बोला जाता है जी, अभी जो ईयर गया फाइनेंशियल ईयर 22-23, 31 मार्च 2023 को क्या हो गया जी, वो असेसमेंट ईयर हुआ, वो क्या हो गया, 23-24 हो गया, 1/4/2023 थ्रू 31 मार्च 2024। तो ये जो 23-24 का है, इसमें जो दिसंबर आता है, दिसंबर ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, तो दिसंबर तो एक ही बार आएगा ना जी, 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 2024 नहीं आएगा, बिकॉज असेसमेंट ईयर का लास्ट डेट कौन है, 31 मार्च 2024, तो उसके पहले ही, तो जो 31 दिसंबर है वहां तक भरना पड़ेगा। और 31 दिसंबर तक जा रहे हैं, लेकिन अभी क्या होता है, 144 का एक होता है सर, असेसमेंट होता है 144 बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 144। अभी जो हम लोग पढ़ाएंगे, जैसे आप रिटर्न जमा करते हैं, सारी चीजें होती हैं, तो ये असेसमेंट का सेक्शन है। अगर असेसमेंट का कंप्लीशन पहले हो रहा है तो आपको पहले करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जांपल मैं ये दे सकता हूं कि 31 दिसंबर 2023 तो बता दिया गया वहां पे, उसको भरिए, लेकिन अगर असेसमेंट आपका 30 नवंबर 2023 को फिनिश हो रहा है, तो आपको पहले ही भरना पड़ेगा, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट के अंदर ही आपको रिटर्न भरना पड़ेगा, क्योंकि विच ईयर इज
अर्लियर यहाँ बताया गया। यहाँ बहुत ऐसा क्वेश्चन भी है, ये देखिए जी 139(4)(a) का चैरिटेबल ट्रस्ट है। हाँ, चैरिटेबल ट्रस्ट का जो होता है वो आपको भरना पड़ेगा। ये जो 272 का है ना, 272 में सारे पेनाल्टी लिखे हुए हैं। 100 रुपया पर डे के हिसाब से पेनाल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप रिटर्न उसका भर दिए, हाँ, और उसके बाद अगर लेट करेंगे तो आपको क्या होगा, पेनाल्टी आपको देना पड़ेगा। कब तक करेंगे, 139 और एक्सप्लेनेशन 2 के तहत। उसी तरह आपका ये छोटा छोटा सेक्शन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। 130 रिटर्न्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ इज नोन एज सेक्रेटरी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न। जो सेक्रेटरी है, ठीक है, ये भी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु विल फाइल द रिटर्न। तो रिटर्न फाइल तो उसका कॉस्ट अकाउंटेंट करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट करेंगे, कोई करेंगे, बट सेक्रेटरी का नाम रहता है, उसका नाम नहीं रहता है। ही इज द रेस्पॉन्सिबल। और कुछ प्रॉब्लम होती है, इन्हीं को नोटिस जाएगा, सेक्रेटरी को। ठीक है, तो यहां पे ये लिख दिया गया कब भरना पड़ेगा, अगर टोटल इनकम एक्सीड्स कर रहा है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो ये दो तीन चीजें जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि उसका लिमिट क्या है, 272 के तहत उसका पेनाल्टी कितना है। अब ये साइंटिफिक रिसर्च 139(4)(c), ये उतना नहीं आता, थोड़ा सा पढ़िएगा रिसर्च को, कैसे रिसर्च वाले जो है एनी हॉस्पिटल अदर मेडिकल, ये सब जो भी है, हाँ, मेडिकल इन लोग को करना पड़ता है। रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज एजेंसी हो गया, एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन रेफर टू 1023 हो गया, म्यूचुअल फंड रेफर टू सेक्शन 1023D हो गया। ये सारे को क्या होगा इसमें, रिसर्च इसमें 139(4)(c) में आ जाएंगे। उसके बाद है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट्स रिवाइज रिटर्न। तो ये छोटा छोटा चीज है, इसको पढ़िएगा आप लोग। हाँ, अभी एक्चुअली आप लोग का एग्जाम्स का भी आ गया, तो इसके अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये देखो एक एक लाइन का है। हाँ, इसको आप लोग देखिएगा। जैसे 139(4)(d) हो गया, तो जितने भी यूनिवर्सिटी है या एनी इंस्टीट्यूशंस इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम। ठीक है, इन और लॉस इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ द इनकम और लॉस, इन लोगों को हमेशा भरना ही पड़ेगा यूनिवर्सिटीज कॉलेज को। ठीक है, अब ये देखिए रिवाइज रिटर्न जो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है 139(5). ये क्या है जी, इफ एन एसएससी डिस्कवर्स एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर एसएससी जब रिटर्न तो भर दिया, भर के अपना आराम से, लेकिन बाद में उसको पता चला कि नहीं यार, हमको लग रहा है कि आई हैव नॉट गिवन फुल डिटेल्स, कोई चीज मुझे मिस हो गया, कोई ट्रांजेक्शन मिस हो गया है, या कोई बड़ा इनकम मिस हो गया है, या एक्सपेंडिचर दिखाना भूल गया है, या कुछ एक्सपेंडिचर गलत दिखा दिए हैं। जैसे डेप्रिसिएशन मैंने बताया, एसेट्स के ऊपर तो होता है, इन्वेंट्री के ऊपर भी डिसीजन, कुछ पर्टिकुलर इन्वेंट्री के ऊपर भी डिसीजन ले लिया, तो या तो इन्वेंट्री में रखना उसका रॉन्ग डिसीजन था, या तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना रॉन्ग डिसीजन था। तो इस केस में वो रिवाइज कर सकता है। रिवाइज कब करेगा, जैसे मान लीजिए 31 जुलाई को मेरा इंडिविजुअल का लास्ट डेट है, 30 जून को मैं भर दिया, तो ठीक है 31 जुलाई के पहले है तो उसको हम कर दिए फिर से, लेकिन 31 जुलाई क्रॉस हो गया, उसके बाद पता चला, फिर भी आप 31 दिसंबर को कर सकते हैं। या आता है बिफोर कंप्लीशन ऑफ रेगुलर असेसमेंट। रेगुलर असेसमेंट क्या है जी, आप जैसे अपना रिटर्न सबमिट करते हैं, व्हेन यू आर सबमिटिंग योर रिटर्न आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर रिटर्न, सबमिशन ऑफ रिटर्न, हाँ, वो असेसमेंट होता है, असेस होता है कि ओके और नॉट, वहां से कुछ नोटिस आएंगे कि नहीं आएंगे। मान लीजिए वो भी कंप्लीट हो गया, तो उस कंप्लीशन के पहले करना पड़ेगा कोई वाइज। एक बार कंप्लीट हो गया तो आप उसको नहीं कर सकते हैं, बिफोर कंप्लीशन आपको करना पड़ेगा। डिफेक्टिव रिटर्न 139(9), ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और हमेशा इसमें कुछ ना कुछ आता ही है आपको। डिफेक्ट, यहां पे क्या हुआ, रिवाइज्ड। यहाँ पे आप बोनाफाइड थे, बोनाफाइड इन नेचर, आप बोनाफाइड थे, आपका कुक्ड माइंड नहीं था। कुक्ड मतलब कुछ पका नहीं रहते कि हमको ये
नहीं दिखाना, ये दिखाना, ये चोरी करना है, ऐसा कुछ नहीं था. यू आर बोनाफाइड जेंटलमैन गाई. आफ्टर दैट यू डिस्कवर दैट देयर इज सम omission or wrong statement is there, so it's my duty to revise the return before 31st of the December or completion of the assessment. But अगर आपका 139.9 हो गया डिफेक्टिव रिटर्न, तो उस केस में क्या है? Where all the following conditions are not fulfilled. डिफेक्ट कब होगा जी? जैसे मान लीजिए आप कॉलेज में फॉर्म भरते हैं तो बुलाते हैं ना कि हाँ भैया ये you just fill this line also, this fill this point also, otherwise कुछ अटैचमेंट मान लीजिए मिसिंग हो गया, you are going for taking admission in the LLB, हाँ, तो उसमें क्या होता है 10 क्लास 10 12 बीकॉम सारे वो लोग जेरॉक्स फोटोकॉपी मांगते हैं लोग, ठीक है. सपोज यू हैव नॉट सबमिटेड ऑल, मे बी मिस्ड, वो क्या बुलाते हैं, हाँ आपको ये रिटर्न भी, ये सारी चीजें भी जमा करना होगा. उस केस में क्या करते हैं? जमा करते हैं. तो डिफेक्टिव रिटर्न में भी होता है कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे रिटर्न तो जमा कर दिए विदाउट पेइंग सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टैक्स ही नहीं जमा किया, रिटर्न आपने सबमिट कर दिया 139(1) के तहत एकदम विद इन द ड्यू डेट, बट यू हैव नॉट पेड द टैक्स, और इफ एनी इंटरेस्ट इज देयर देन यू हैव नॉट पेड द इंटरेस्ट ऑल्सो. उसको डिफेक्टिव रिटर्न बोला जाता है. Annexure statements and column in the return of income have been duly filled in. मतलब duly filled in का मतलब क्या, ऊपर क्या पड़े, where all the following conditions are not fulfilled. Not fulfilled का मतलब duly filled नहीं हुआ है. अगर duly filled हो जाएगा तो no problem. Duly filled मतलब क्या होता है? As per the requirement, what the returns are telling. Suppose आप house property का return भर रहे हैं, तो you have to give the tenant name. टेनेंट का नाम देना है. अगर आप अभी सिस्टम उतना ये नहीं हुआ है कि टेनेंट का आप गलत नाम भी दे देंगे तो पकड़ लेगा. मान लीजिए हमारे जो टेनेंट है उसका नाम है मान लीजिए एबीसी, आपने डीईएफ दिया, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको टेनेंट का नाम भरना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो डिफेक्टिव में चला जाएगा, बिकॉज यू हैव नॉट फुलफिल्ड ऑल द कॉलम्स. ठीक है. तो वैसा जो भी चीजें हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देखिएगा, जैसे ऑडिट रिपोर्ट 44 AB का आपने नहीं जमा किया है, उसके बाद प्रूफ ऑफ टैक्स डिडक्टेड ये सब नहीं किया आपने, तो कुछ कुछ अगर मिसिंग है तो उसी को डिफेक्टिव रिटर्न बोला जाता है. टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 139(9). डिफेक्टिव रिटर्न जो 139(9) के अंदर बोला गया है कि हाँ आपने डिफेक्ट किया, आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं दिया, कुछ एनेक्सर आपने मिस कर दिया, या स्टेटमेंट्स आपने प्रोवाइड नहीं किया, या कुछ कॉलम छोड़ दिए हैं, उस केस में आपको टाइम दिया जाएगा रेक्टिफिकेशन करने के लिए. मस्ट रेक्टिफाई द एरर विद इन द पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन. जब आपको इंटीमेशन मिलेगा उसके 15 दिन के अंदर यू हैव टू रेक्टिफाई. लेकिन आपने बोला कि सर इट्स आई एम आउट ऑफ स्टेशन, आई एम नॉट अवेलेबल विद इन 15 days, कैन यू प्लीज एक्सटेंड माय टाइम लिमिट? या नो प्रॉब्लम. इफ इट इज एनी genuine ground, assessing officer will consider. It's not that they will not consider, but it should be on genuine. ठीक है. अगर यहां पे है consequences when defect is not rectified, तब क्या होगा? अगर मान लीजिए यहां पे इनकम टैक्स में ये है कि अगर आपने रिटर्न चाहे कोई भी चीज, जैसे एडवांस टैक्स का जो होता है, अभी 15 दिसंबर को एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का जो भी, सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब 3 महीने में एडवांस टैक्स रहता है. तो कोई भी चीजों का जो टाइम लिमिट रहता है, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द टाइम लिमिट और इफ यू हैव नॉट सबमिटेड विद इन द टाइम लिमिट, देन इन द लॉ इट इज ट्रीटेड दैट you have not yet submitted.
अगर मान लीजिए गलत भी सबमिट किए हैं और उसको रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बोला जाएगा कि अगर आप टाइम लिमिट के अंदर रेक्टिफाई नहीं किए हैं, तो इसको समझा जाएगा कि आपने किया ही नहीं कुछ, और उसको इनवैलिड मान लिया जाएगा, इनवैलिड रिटर्न। If defect is not rectified within the time limit, the assessing officer will treat the return as an invalid return, and provisions of the act will apply as if the taxpayer has failed to furnish the return. और उसके ऊपर वही प्रोविजन अप्लाई होगा जैसे कि जो एसएससी कभी जमा नहीं किए हैं उसके जैसा उसको ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आपने जमा किया था, आपने तो थोड़ा सा 1-2 पॉइंट डिफेक्ट है, ऐसा नहीं, ये माना जाएगा कि आपने जमा ही नहीं किया है। ठीक है, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि इतना काफी है आप लोग के लिए। 139.9 तक डिफेक्टिव रिटर्न हो गया, उसका 139.5 रिवाइज रिटर्न हो गया, और 139.4 हो गया आपका बिलेटेड रिटर्न। तो ये सारे रिटर्न्स है, इन लोगों को ध्यान से देखिए, पढ़िएगा। और टैक्स में मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि प्रोविजंस अभी नया चीज ना पढ़िए। अभी आपका एग्जाम्स जैसे आ गया है, तो एग्जाम्स के 1 सप्ताह पहले नया चीज नहीं पढ़ना है। जो चीजें हमको आती हैं, जो चीज के ऊपर हमको ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उसी चीज को आप करिए। क्योंकि हमेशा आप देखिएगा, अभी जैसे क्वेश्चन पेपर्स कहीं आते हैं, कोई फ्रेंड्स बोलता है अरे ये क्वेश्चन कर लो, ये तो क्वेश्चन पक्का ही आएगा, और सपोज आपने उसको रिवाइज नहीं किया, उसको आप जानते नहीं है या मैंने पहले कभी टच नहीं किया, तो वो दोस्त के बहकावे मत आइए, बोले ठीक है भैया तुम कर लो, हम तो मेरा जितना है उतना ही मैं करके जाऊंगा। क्योंकि जितना आता है बस उसी को कॉम्पैक्ट रूप में करके जाना अच्छे तरीके से। नई चीजों को अभी नहीं देखना है, बिकॉज माइंड भी बोलता है कि प्रोसेस करने में उसको समय लगता है। जैसे आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कहीं कि जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं, अगर उसको 24 आवर्स में रिवाइज नहीं करते तो 10% हम भूल जाते हैं। 1 सप्ताह नहीं रिवाइज करेंगे तो उसका 25% भूल जाएंगे। तो वही चीजें हैं, अगर नई चीजें भी करेंगे तो उसको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो दिमाग में जाकर बैठता नहीं है। तो बस मेरा यही था लास्ट नोट कि आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए, नई चीजों को भी एंटरटेन नहीं करना है, नई चीजों को नहीं पढ़ना है, जितना चीज आपने सेक्शन पढ़ा है जितना अभी तक, उसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू, बेस्ट विशेस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। ऐसे ही हमारी क्लासेस अटेंड करते रहिए और अपडेटेड रहिए, और एग्जाम्स के लिए फुल तैयारी के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और भी वीडियोस लेके आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद अस।